किस्सों और कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूं। इस कहानी को जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि ये भूत प्रेत, जादू टोना सब कुछ सिर्फ जाहिल लोगों का ढकोसला होता है। शायद आपने भी ऐसा ही कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है ज़ैनब। ज़ैनब एक परी लिखी, खूबसूरत, दुबली पतली, लंबी और अपनी मिसाल खुद थी। लेकिन खूबसूरत लड़कियों में दो खास बातें होती हैं, एक जो खूबसूरत होती है और दूसरी जो जानती हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ज़ैनब उन्हीं लड़कियों में से थी जो ये जानती थी कि वो बहुत खूबसूरत है। ज़ैनब के चेहरे पर एक नाज था, एक घमंड जो उसकी हंसी के पीछे छुपा रहता। हर दफा जब वो आईने के सामने जाती तो उसकी निगाहें अपने ही हुस्न की दीवानी हो जाती। उसे लगता था कि दुनिया उसके हुस्न के आगे झुके, और ये बात उसके जहन में घर कर गई थी। उसकी एक अदा सबको यह दिखाता था कि उसे अपने हुस्न पर फख्र है। ज़ैनब के वालिद का कालीनों का बड़ा कारोबार था। हर दिन एक नई रौनक और ऐशो आराम उसकी जिंदगी में था। उसने कभी गरीबी को महसूस नहीं किया था। गरीब लोग उसके लिए सिर्फ दूरी पर खड़ी एक तस्वीर जैसे थे। उन्हें देखती थी लेकिन उनका दर्द उसके दिल तक कभी नहीं पहुंचता था। ज़ैनब के घर में दो भाई थे, सबसे बड़ा अकरम और उससे छोटा जुनैद। दोनों अपने वालिद के बिजनेस में थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी, मगर ज़ैनब घर की सबसे छोटी थी और अपने अम्मी अब्बू की लाडली थी। उसके घर का एक पुराना रिवाज था कि हर फैसला घर के बारे लेते था। कोई भी मसला, छोटा या बड़ा, उनके वालिद और वालिदा के दरमियान सुलझा लिया जाता था। ज़ैनब ने कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। हर चीज उसके लिए आसान थी, लेकिन उस आसानी ने उसके दिल में एक घमंड भर दिया था। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती और तालीम पर इतराती थी, जैसे दुनिया का हर शख्स सिर्फ उसके लिए बना हो। ज़ैनब के घर की एक अच्छी बात यह थी कि दिन भर जो जहां रहे, मगर रात को सब एक साथ मिलकर खाना खाते थे। ऐसे ही एक दिन सब मिलकर खाना खा रहे थे, तभी अकरम की बीवी ने ज़ैनब की शादी की बात छेड़ी। उसने कहा, ज़ैनब के लिए मेरा एक कजिन है, वो बैंक में मैनेजर है। उसकी बात खत्म होने से पहले अकरम के वालिद, जिनका नाम इकबाल था, उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, बेगम, तुम क्या कहती हो? ज़ैनब की अम्मी ने इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह के फजल और करम से हमारे दोनों बेटों की शादी हो गई है। अब ज़ैनब के लिए भी रिश्ता ढूंढना चाहिए। अकरम ने भी हामी भरते हुए कहा, हां अब्बू, आयशा जिस रिश्ते के बारे में बात कर रही है, एक बार देखना चाहिए। इकबाल साहब ने सिर हिलाते हुए कहा, ज़ैनब, तुम कुछ कहना चाहोगी? इस पर ज़ैनब ने बड़े अदब से जवाब दिया, अब्बू, आप जैसा बेहतर समझें। इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ज़ैनब हमारी इकलौती बेटी है और ये हम सबकी लाखते जिगर है। हम इसके लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, इंशा अल्लाह। सभी के चेहरों पर खुशी और संतोष झलकने लगा, क्योंकि ज़ैनब की शादी की बात अब जाहिर तौर पर एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन जुनैद की बीवी, जिनका नाम अमीना था, जो दिखने में ठीक ठाक थीं, घर के कामकाज में भी निपुण थीं। वो ज्यादा अमीर घर से नहीं आई थी, बल्कि एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद गफ्फार जी इकबाल साहब के यहां मुलाजिम थे। इकबाल साहब गफ्फार जी की ईमानदारी और मेहनत से बेहद खुश थे। गफ्फार साहब इकबाल साहब का पूरा कारोबार देखते थे और सालों से उनके बिजनेस के लिए वफादारी से काम कर रहे थे। वो नमाजी और परहेजगार इंसान थे और उनकी सादगी और दीनी तालीम की वजह से पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत थी। इकबाल साहब ने ही जुनैद और अमीना की शादी करवाई थी, क्योंकि वो गफ्फार साहब की ईमानदारी से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने सोचा कि अमीना उनके घर के लिए सही पसंद होंगी। लेकिन ज़ैनब को मैशा कभी कुछ खास पसंद नहीं आई। ज़ैनब अपनी ही दुनिया में रहती थी और इसका यह मतलब नहीं था कि वो मैशा की बेइज्जती करती थी,
बल्कि वो उनसे कोई खास लगाव भी नहीं रखती थी। जैनब का रवैया मैशा के लिए न तो बेरुखी वाला था, न ही बहुत दोस्ताना। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार थी जिसे किसी ने पार करने की कोशिश नहीं की थी। अमीना ने कभी जैनब की दूरी को लेकर शिकायत नहीं की, लेकिन दिल में एक खलिश जरूर रहती थी कि वो इस घर की बहू होते हुए भी शायद जैनब के दिल के करीब नहीं आ सकी। फिर जैनब के लिए रिश्ता ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। कई रिश्ते आए, बात भी हुई, लेकिन कोई भी जैनब को खास पसंद नहीं आया। एक दिन एक मुताशा आई जिसने जैनब के लिए एक खास रिश्ता लेकर आने का वादा किया। जब मुताशा ने एक रिश्ता पेश किया तो जैनब के पिता इकबाल साहब ने बीच में ही टोकते हुए कहा, आप बहुत सारे रिश्ते लाती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता हमारी बेटी के लिए मुझे सही नहीं लगा। मेरी बात सुनिए, आप लड़का ऐसा ढूंढिए, वो दिखने में अच्छा हो, अपना कारोबार हो, पढ़ा लिखा हो। अगले दिन मुताशा ने एक रिश्ता लाई। लड़के की मां, बहन, उसके पिता और खुद लड़का भी आया। लड़के का नाम अमजद था। उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया गया था। जैनब की अम्मी और दोनों भाई अकरम और जुनैद भी वहां थे, जबकि इकबाल साहब किसी जरूरी डिलीवरी के कारण दुकान पर थे और घर नहीं आ सके। जब अमजद की मां ने जैनब से सवाल पूछना शुरू किया तो जैनब का मिजाज अचानक बदला हुआ था। उसने थोड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या आप समझते हैं कि आपके बेटे का मुझसे रिश्ता हो सकता है? जैनब ने घमंड से कहा। अमजद की मां को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बेटी, आप ये किस तरह से बात कर रही है? हम भी इज्जतदार लोग हैं। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप अमीर लोग हैं, ठीक है, मगर तुमको किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। जैनब ने बेपरवाह होकर कहा, इज्जत से क्या होता है? आप लोग मेरे स्तर के नहीं हैं। उसकी बातें जैसे चाकू की तरह थीं, जो अमजद की मां के दिल को छील रही थीं। इस पर अमजद के पिता ने जैनब से कहा, बेटी, एक बार अपनी सोच पर दोबारा गौर कीजिए। आप हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। हम अपने बेटे की अच्छी परवरिश में कोई कमी नहीं रखते। जैनब ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसा लड़का मुझे स्वीकार होगा? उसकी शक्ल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता। उसके शब्दों में तिरस्कार की गंध थी जो कमरे में फैल गई। अमजद की मां ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया जैनब। हम लोग तुम्हारे जैसे अमीर तो नहीं हैं, लेकिन इज्जत वाले लोग हैं। तुम्हारी वजह से मेरे पति की आंखों में आंसू आए हैं। जैनब ने फिर से कहा, आपको यह समझना चाहिए कि मैं हमेशा अपने से बेहतर चाहती हूं। जाते जाते अमजद की मां ने एक आखिरी बार मुड़कर कहा, तुमने हमें घर बुला के हमारी बहुत बेइज्जती की। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें बहुत घमंड है अपनी खूबसूरती और दौलत पे। तूने ये ठीक नहीं किया। हमारे पास दौलत नहीं हो सकती, लेकिन और वो किसी भी अमीरियत से ज्यादा कीमती है। ये कहते हुए वह वहां से चली गई। जैनब ने उन लोगों को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं किया। जब इकबाल साहब को जैनब की बातें पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने जैनब से कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। किसी को घर बुलाकर बेइज्जत करना, ये हमारे घर का उसूल नहीं है। तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जैनब ने जवाब दिया, अब्बू, वो मुझसे ऐसे सवाल कर रही थी जैसे मैं उनके घर की कोई नौकरानी हूं, और उनका बेटा न तो देखने में अच्छा था और न उसमें कोई खास बात थी। मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं आया। इस पर अमीना ने बीच में टोकते हुए कहा, जैनब, अगर तुम्हें वो रिश्ता पसंद नहीं था तो कोई और तरीके से भी बात की जा सकती थी। जैनब ने बड़े रौबिला अंदाज में कहा, भाभी, ये मेरे घर का मामला है, आप इसमें कुछ न बोलें तो बेहतर होगा। इसके बाद जैनब गुस्से में उठकर वहां से चली गई। जैनब का दिल गुस्से और आत्ममोह में भरा हुआ था, लेकिन उस गहरी चिंता से अनजान थी जो उसके परिवार पर उसके आचरण का असर डाल रही थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कितनी गलत कर रही है। दूसरी तरफ अमजद की मां, जिनका नाम नरगिस था, उस बेइज्जती को भूल नहीं पा रही थी। नरगिस के पति, जिनका नाम अब्दुल था, उन्हें इस घटना का बहुत गहरा सदमा लगा था। वे सोचते रहे कि उनकी इज्जत की कितनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ गई हैं। अमजद अपने मां बाप की हालत देखकर बहुत दुखी था। जैनब ने अनजाने में या कह लो जानबूझकर
एक पूरे परिवार का सुकून छीन लिया था। नरगिस के सीने में नफरत की आग जल रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसके पति की आंखों में आंसू जो उसकी बेइज्जती की कहानी बयां कर रहे थे। वह सोचती रही कि उसे ज़ैनब को किसी भी कीमत पर बर्बाद करना है। रात की नींद नरगिस की आंखों से गायब हो गई थी। उसके दिल में केवल एक ही उद्देश्य रह गया था, ज़ैनब की बर्बादी। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद रह गया था, अपनी इज्जत की कीमत पर ज़ैनब को हर तरह से चोट पहुंचाना। इस नफरत की आग ने नरगिस को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि ज़ैनब को सबक सिखाना ही उसकी जिंदगी का अब सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह एक योजना बनाने लगी जिससे वह ज़ैनब की जिंदगी को बर्बाद कर सके। उसकी सोच और भी कुटिल होती गई और उसकी आंखों में बदले की चमक झलकने लगी। अब नरगिस ने एक काला जादू करने वाले के पास जाने का फैसला किया। उसे पूरी तरह से पता था कि किसी के ऊपर जादू टोना करना इस्लाम में सख्त मना है और यह हराम काम है, लेकिन उसकी नफरत ने उसे अंधा बना दिया था। उसके दिल में ज़ैनब के प्रति जो आग जल रही थी, उसने उसकी सोच और आचार व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया था। नरगिस ने जब उस शैतानी जादूगर से मिलकर अपनी समस्या बताई तो उसने उसे बड़े ही चतुराई से समझाया कि जादू के जरिए ज़ैनब को बर्बाद करने के लिए कई तरीके हैं। उसकी आंखों में बदला लेने की जिद और अपने परिवार की इज्जत की रक्षा करने की भावना ने उसे और भी अंधा कर दिया। जादूगर ने उसे समझाया कि यह काम आसान नहीं है और इसके लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होंगे। नरगिस ने बिना सोचे समझे उस जादूगर की हर बात मान ली। उसने अपने दिल में ठान लिया कि ज़ैनब को बर्बाद करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएगी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, ज़ैनब को हर हाल में नुकसान पहुंचाना। उसने यह सोच लिया कि वह अपने परिवार की बेइज्जती का बदला ज़ैनब से जरूर लेगी। हर रात जब वह सोने जाती तो उसके दिल में ज़ैनब की बर्बादी की ख्वाहिश जगती रहती। नरगिस ने जादूगर से सीखा हुआ हर मंत्र याद कर लिया और उसने अपनी योजना को लागू करने की ठान ली। अब उसका लक्ष्य ज़ैनब की खुशियों को छीनना और उसे बर्बाद करना बन गया था। इस बात को 3-4 महीने बीत चुके थे। एक दिन ज़ैनब नहाने गई। जब वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों पर हाथ फेर रही थी तो अचानक बहुत सारे बाल उसके हाथों में आ गए। यह देखकर ज़ैनब के दिल में डर समा गया। वह घबरा गई और जल्दी से नहाने की जगह से बाहर दौड़कर निकली। मां, हाँ मां, वह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में डर और बेचैनी थी। उसकी मां, जो घर के कामों में व्यस्त थी, ज़ैनब की आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर आई। ज़ैनब के चेहरे पर डर और चिंता का मंजर था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मेरे बाल, मेरे बाल। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। उसकी मां ने तुरंत ज़ैनब को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ज़ैनब ने रोते रोते बताया कि कैसे उसके हाथों में इतने सारे बाल आ गए थे। उसकी मां ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कि तुमने कुछ गलत चीज खा ली हो या शायद तुम तनाव में हो। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब को अपनी मां का सहारा चाहिए था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। उसे यह भी लग रहा था कि कहीं न कहीं यह जिंदगी में आने वाले एक बड़े संकट का संकेत हो सकता है। ज़ैनब को डॉक्टर को दिखाया गया, जिसने कुछ दवाइयां दी और कुछ टेस्ट करवाने को कहा। ज़ैनब और उसके परिवार ने उम्मीद की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात दिन ब दिन और बिगड़ते गए। जब ज़ैनब घर लौटी तो घर वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो चुकी थीं। इकबाल साहब अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान थे। उन्होंने ज़ैनब से कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उनके खुद के दिल में भी एक अनजाना डर बैठा हुआ था। कुछ ही दिनों में इकबाल साहब का कारोबार अचानक ठप होने लगा। जिस कारोबार ने सालों तक उन्हें नाम और इज्जत दी थी, अब वह उन्हें निराश कर रहा था। जैसे उनके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अकरम, जो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहता था, एक दिन कार के ब्रेक फेल होने की वजह से गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। उसके बाएं पैर और कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और अब वह बिस्तर पर पड़ा था। ज़ैनब
की मां भी अचानक बार बार बीमार रहने लगी। ऐसा लगता था जैसे एक के बाद एक परेशानी इस घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जिस घर में कभी ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता था, अब वहां हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़े होने लगे थे। घर में तनाव और बेचैनी का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। सबसे ज्यादा हालत बिगड़ रही थी जैनब की। वह जो कभी अपने हुस्न पर गर्व करती थी, अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसके सुंदर बाल, जिन पर उसे बड़ा नाज था, अब मुट्ठी भर भर कर उसके हाथों में आ रहे थे। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म उभर आए थे और उन जख्मों से खून और पस निकलता था। जैनब की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। अब उसके नाखून भी खुद ब खुद गिरने लगे थे और उसके बिस्तर पर खून के धब्बे हर रोज नजर आते थे। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। कभी जो लड़की अपने रूप और पढ़ाई पर घमंड करती थी, आज वह खुद से नजरें मिलाने से भी कतराती थी। घर की आर्थिक हालत भी अब बिगड़ने लगी थी। इकबाल साहब का कारोबार तो पहले ही ठप हो चुका था और अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल लगने लगा था। मजबूर होकर उन्हें अपने नौकरों को भी छुट्टी देनी पड़ी। उन्होंने कहा, अब हमारी जरूरतें कम हैं, तुम लोग अभी के लिए चले जाओ। एक जमाना था जब जैनब के रूप और सुंदरता की तारीफें की जाती थीं, और अब वह हालात ऐसी हो गई थी कि लोग उससे मिलने से भी उसके शरीर पर घाव इतने गंभीर हो चुके थे कि अब कोई उसे देखकर भी डर जाता था। उसके शरीर से पस और खून का रिसाव होता रहता था और वह धीरे धीरे बिस्तर की कैदी बनती जा रही थी। जिस जैनब को कभी अपनी सुंदरता और पढ़ाई पर बड़ा नाज था, आज वह अपनी बर्बादी की कगार पर थी। उसके हाथों से सब कुछ छिन रहा था, उसकी सेहत, उसकी सुंदरता और अब उसकी इज्जत भी। वह खुद से पूछती, क्या यह वही जैनब है जो कभी अपने हुस्न पर इतराती थी? जैनब की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। एक वक्त था जब लोग उसकी खूबसूरती को देखने के लिए तरसते थे, लेकिन आज वही जैनब बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रही। जैनब अब हाड़ियों का मानो सिर्फ एक ढांचा बन चुकी थी। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई थी। उसकी आंखों में दर्द, शरीर में जख्म और दिल में नाउम्मीदी बस चुकी थी। फिर एक दिन जुनैद, जो अब दुबई में अपनी बीवी अमीना के साथ रहता था, घर लौटा। उसने जैसे ही घर की हालत देखी, उसका दिल टूट गया। उस घर की वीरानी और उदासी उसे साफ नजर आ रही थी। वह अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देखता और चुपचाप रोने लगता। अमीना ने उसकी बेचैनी देखी और बोली, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा जुनैद। जुनैद ने हैरानी से पूछा, मतलब? अमीना ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं ये बात बहुत पहले से महसूस कर रही थी कि इस घर में कुछ भारीपन और मनहूसियत छाई रहती है। ये सिर्फ मुश्किलें या बीमारियां नहीं हो सकती। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम एक बार किसी आलिम को बुलाकर दिखवा लें? शायद कोई बुरी नजर या साया है जिसे हमें हटाना पड़े। जुनैद कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसने हामी भर दी, तुम सही कह रही हो, कुछ तो है इस घर में जो ठीक नहीं है। चलो किसी आलिम से मिलते हैं। अमीना ने अगले ही दिन एक मशहूर आलिम से मुलाकात की और उन्हें घर की सारी समस्याओं के बारे में बताया। आलिम ने गंभीरता से अमीना की बातें सुनी और कहा, इस घर पर एक बुरी साया है। यह सिर्फ बीमारी या बुरी किस्मत नहीं, बल्कि काले जादू का असर है। मुझे घर पर चलकर देखना होगा। कुछ दिन बाद आलिम घर पर आए। माहौल और भी भारी लग रहा था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, वह कुछ पल के लिए रुके और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्होंने कुछ आयतें पढ़नी शुरू की और पूरे घर में घूमने लगे। जब वह जैनब के कमरे में पहुंचे, उन्होंने उसकी हालत देखी। जैनब बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, बीमार और निढाल। उसकी खूबसूरती कहीं खो गई थी। आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, इस लड़की पर किसी ने बहुत गहरा और खतरनाक जादू किया है। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। अमीना ने पूछा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? आलिम ने कहा, हां, लेकिन इसमें समय लगेगा। किसी ने इसकी जिंदगी और इस घर की बरकत को खत्म करने की कसम खाई है। ये सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी होगी। इंशा अल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
और फिर अमीना को वो अलीम साहब ने बोला, इस घर में कहीं कुछ है, तुम लोग पूरी घर की सफाई करो। सब लोग मिले के घर की सफाई की और जैनब का भी बिस्तर की सफाई की तो जुनैद को उसके तकिया में कुछ होने का एहसास हुआ। तो जुनैद ने तकिया को फाड़ा तो उसमें एक छोटे से कपड़े में बंधा कुछ मिला। तो जुनैद ने इस बात की जानकारी अलीम साहब को दी। अलीम जी ने जब वो छोटे से चीज को देखा तो कुछ बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने उस चीज को जला दिया। फिर उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ी और घर के हर कोने में इस पानी को छिड़कने को कहा। जैनब पर कुरान की आयतें पढ़ी गईं और धीरे धीरे घर की फिजा में बदलाव महसूस होने लगा। मगर रास्ता लंबा था और सभी को धैर्य रखना था। और अब इस बात को कई साल गुजर गए। आज भी मैं जब इधर से गुजरता हूं और मेरी नजर जब उस आलीशान घर पे जाके रुक जाता है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही जैनब का घमंड ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।